जय हिंद दोस्तों। 24 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टाइन फ्रॉस्टाडोटर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो वह आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। आपको याद रखना है कि उनकी नियुक्ति आइसलैंड की राष्ट्रपति होला टॉमसडोटेर ने की है। दोस्तों, जो क्रिस्टाइन फ्रॉस्टाडोटर हैं, यह आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। आइसलैंड की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रेक्जाविक इसकी राजधानी है, क्रोना इसकी करेंसी है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और आइसलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो ये है यूरोप महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, ये है आइसलैंड की लोकेशन, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर है आइसलैंड। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मिखाइल कैबिलसबिली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांसवा बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। जॉन महामा घाना के राष्ट्रपति बने हैं और रिम तालबा जीन एमेनुअल ओएड्रागो बुर्किना फासो के पीएम बने हैं। और नेटुम्बो नंदी नदेत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ओकोंजो इबेला WTO की महानिदेशक बनी हैं। यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब्दुल्लाह माइगा माली के प्रधानमंत्री बने हैं और नवीन रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। तुलसी गब्बार्ड अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी है। शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं और अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इन सभी को आप नोट कर लें। दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको हर महीने की करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जैसे नवंबर, अक्टूबर, इन सभी महीने की ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर एक नई ई बुक को अपडेट किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो है जनवरी से नवंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स पर आधारित। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसमें आपको 500 प्लस MCQs भी मिलेंगे करेंट अफेयर्स के, और ये ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सबसे विशेष बात यह है कि एग्जाम में जितने भी टॉपिक कवर किए जाते हैं उन सभी को इसमें रखा गया है, यानी कि सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 23 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, देश की वृद्धि और विकास में किसानों के योगदान को याद करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण है हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। तो 23 दिसंबर को उनकी जयंती होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो चौधरी चरण सिंह जी थे वह किसानों के नेता थे, तो उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में, और फिर वो आगे जाकर के भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। चौधरी चरण सिंह जी को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है, इस बात को भी आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो किसानों के कल्याण के लिए तेलंगाना में रायथू भरोसा योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों की हेल्प की जाएगी इस योजना के माध्यम से। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है, यह 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। अभी हाल ही में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने किसानों से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। जैसे मन की बात होती है ना, उसी प्रकार से किसान की बात नाम का एक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश साकोरे, तो उन्हें यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के द्वारा भूमि नायक के रूप में नॉमिनेट किया गया है। भारत के पहले सरकारी AI एंकर
कृषि और भूमि को डीडी किसान के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि जो डीडी किसान नाम का चैनल होता है उसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किए गए हैं जिनके नाम है कृषि और भूमि। केंद्र सरकार ने दाल बेचने वाले किसानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। तो हमारा भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाला है। इसका आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। यानी कि भारत में इसका जो आयोजन है वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अभी 2023 में भोपाल में ISSF सीनियर विश्व कप आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं ISSF की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। 150 इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर है इसका म्यूनिख जर्मनी में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो ISSF का मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिख जर्मनी में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी। यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। यानी कि शूटिंग से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसको कौन रेगुलेट करता है पूरी दुनिया में? ISSF। दोस्तों, ISSF विश्व कप फाइनल हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, नई दिल्ली में 2017 में और 2024 में ISSF विश्व कप फाइनल आयोजित हो चुका है। चलिए दोस्तों, कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा भी हाल ही में की गई है। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 में सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में होगा और महिलाओं का भी यहीं पर होगा, बेल्जियम नीदरलैंड में। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा अमेरिका का लॉस एंजल्स। क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 38वें नेशनल गेम्स 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बायो बिटुमेन सड़क का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया गया है? आंसर हो जाएगा NH44 पर। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है बायो बिटुमेन की। तो ये क्या है? तो जो पराली होती है, पराली से जो डामर बनता है उसे बायो बिटुमेन बोला जाता है और इसी डामर से सड़क का निर्माण किया गया है। तो इसलिए ये बायो बिटुमेन से बनने वाली पहली सड़क बन गई है भारत की। और ये किस नेशनल हाईवे पर बनाई गई है? ये NH44 पर बनाई गई है। दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, तो ये जो सड़क बनाई गई है यह नेशनल हाईवे 44 का एक पार्ट है। दोस्तों, इस सड़क के बनने का फ़ायदा ये होगा कि इससे प्रदूषण कम होगा। यानी कि जब पराली जलाई जाती है, किसान क्या होंगे, अब पराली से डामर बनाएंगे तो उससे प्रदूषण कम होगा। पराली जलाने से बहुत अधिक प्रदूषण होता है। दिल्ली की हालात आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि रोड या सड़क से रिलेटेड हैं। तो पंजाब में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। सूरत शहर में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है और जमैका उच्चायोग के सामने वाली सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा गया है। तो नई दिल्ली में जो जमैका देश का उच्चायोग है उसके सामने की जो सड़क है उसका नाम रखा गया है जमैका मार्ग। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है यूनाइटेड किंगडम। NH44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल यानी कि टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन बना है? आंसर हो जाएगा अयोध्या। इसका मतलब ये हुआ कि अयोध्या में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इससे पहले ये किसके पास खिताब हुआ करता था? ताजमहल के पास। लेकिन अब अयोध्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है, राम मंदिर बना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जा रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। अगर हम 2024 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 135.5 मिलियन घरेलू
टूरिस्ट गए हैं, यानी कि घरेलू का मतलब है कि भारत के ही, और 3,153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं। दोस्तों, सितंबर 2024 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यूपी में कुल जो टूरिस्ट आए थे वो थे 476.1 मिलियन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गए हैं कहाँ पर? अयोध्या गए हैं, वाराणसी गए हैं 62 मिलियन, और मथुरा 68 मिलियन, प्रयागराज में 48 मिलियन, और मिर्ज़ापुर में 11.8 मिलियन पर्यटक गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लखनऊ में 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल अभी हाल ही में अनिवार्य किया गया है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 25 लाख से अधिक दिए जला करके एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। संघ एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कंपनी बनने जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात पर भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ग्लास ब्रिज बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ हुआ है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में किस राज्य से 2 गिर शेरों को लाया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत गुजरात के जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर से गिर शेरों का एक जोड़ा भोपाल लाया गया है। और ये जो गिर शेर लाए गए हैं यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो वन विहार नेशनल पार्क है उसमें लाए गए हैं, यानी कि उनको वहां पर छोड़ा गया है। तो पिछले 16 सालों से ये कवायद चल रही थी कि गिर शेर मध्य प्रदेश में लाए जाएं, तो अब फाइनली 2 गिर शेर गुजरात से मध्य प्रदेश आ गए हैं। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भोपाल इसकी कैपिटल है। जिलों की संख्या यहाँ पर 55 है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। विधानसभा की यहाँ पर 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है धार में, फॉसिल नेशनल पार्क है डिंडोरी में, संजय डोबरी टाइगर रिजर्व है सीधी में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है होशंगाबाद में, पैंच टाइगर रिजर्व है सिवनी में, माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल में, पन्ना टाइगर रिजर्व है पन्ना में, कान्हा टाइगर रिजर्व है मंडला और बालाघाट में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उमरिया में, कुनो नेशनल पार्क है शिवपुर और मुरैना में। तो जो कुनो नेशनल पार्क है यहाँ पर चीता पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत का एकमात्र नेशनल पार्क कौन है जहाँ पर चीता पाए जाते हैं? तो वो है कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुर और मुरैना में। क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 2021 से बंद दूतावास को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया में भारत के दूतावास को फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये दूतावास 2021 में बंद किया गया था कोविड के टाइम पर, लेकिन अब इसको फिर से शुरू किया जाएगा। तो ये जो दूतावास होगा यह नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में खोला जाएगा। दोस्तों, हुआ क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपने न्यूक्लियर हथियार के क्षेत्र में बहुत इनोवेशन कर रहा है और ये हाइपरसोनिक मिसाइलों पर तेज़ी से काम कर रहा है। तो इन सभी पर नज़र रखने के लिए भारत ने ये फैसला किया है कि जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, वहाँ पर अपने दूतावास को फिर से खोला जाएगा। अब बात हुई है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी डिस्कस करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग और करेंसी है कोरियाई पीपल वॉन। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक रेखा है जिसे हम 38वीं अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये रेखा है। अच्छा, साउथ कोरिया की भी बात कर लेते हैं। तो कैपिटल इसकी सियोल है, राष्ट्रपति हैं योन सुक येओल और करेंसी है कोरियाई वॉन। दोस्तों, अभी हाल ही में साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया था, यानी इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उस इमरजेंसी को वापस लिया गया था। तो ये घटना आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम कृष्णन को किस देश में एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने भारतीय मूल के बिजनेसमैन श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो नीति होंगी उसके एडवाइज़र कौन होंगे? श्री राम कृष्णन।
श्री राम कृष्णन एआई में अमेरिका को आगे बढ़ाने पर फोकस करेंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है कि उनका संबंध चेन्नई से है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए भारतीय मूल के व्यक्ति डिस्कस करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE का हेड बनाया गया है विवेक रामास्वामी को। इसके अलावा उनके साथ इलॉन मस्क को भी इसका हेड बनाया गया है। कश्यप काश पटेल को FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगला डायरेक्टर बनाया गया है। और जय भट्टाचार्य को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लीड करने के लिए चुना गया है। उषा बांस अमेरिका की सेकंड लेडी बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। सेकंड लेडी का मतलब ये है दोस्तों कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं JD वांस, उनकी पत्नी है उषा बांस, तो इस प्रकार से वो सेकंड लेडी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2024 को। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने 2024 को नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया है, यानी कि नौसेना के नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य है सिविलियन कर्मचारियों के प्रशासनिक कार्यकुशलता और कल्याण को बढ़ावा देना। बात करते हैं दोस्तों इंडियन नेवी की, तो इसकी स्थापना 1612 में की गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका काम होता है भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा करना। समनौवर्णा इसका आदर्श वाक्य है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नौसेना संबंधों को मजबूत करने के लिए INS तबर ने एसबर्ज डेनमार्क का अभी हाल ही में दौरा किया है। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि INS तुसील को अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। INS तुसील को बनाया है रूस ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव। नौसेना भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया है। और INS तबर ने रूस के 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में हिस्सा लिया था। दोस्तों वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख बने हैं। और भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है। INS अरिघात को S3 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ये क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों अनमोल प्रीत सिंह। तो पंजाब के बल्लेबाज हैं अनमोल प्रीत सिंह। तो उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया है। वह लिस्ट ये क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले फ्रेजर मैकगर्क ने 29 गेंदों में शतक बनाया था लिस्ट ये क्रिकेट में। और AB डिविलियर्स ने 31 गेंद में शतक बनाया था। अब दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। वीमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? कुवैत ने। GST काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जैसलमेर में। UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? मदन B लोकुर। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में। हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह कुवैत देश में आयोजित किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है? 21 दिसंबर को। योगी युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? फ्रांस। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? PP चौधरी। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में बौद्ध धर्म की 6 संगीति डिस्कस करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति मगध के राजगृह में हुई थी 400 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 483 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध संगीति ताम्बापन्नी श्रीलंका में हुई थी 72 ईस्वी में। पांचवी बौद्ध संगीति मांडले वर्मा में हुई थी 1871 ईस्वी में। और छठवीं बौद्ध संगीति हुई थी रंगून वर्मा में 1954 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 6 संगीति आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करेंगे। OPCW द हैग पुरस्कार 2024 किसने जीता है? भारतीय रासायनिक परिषद ने। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरेबिया ने। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में
विश्व चैंपियन कौन बने हैं? दिविथ रेड्डी। दीपम सेठ किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? उत्तराखंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान आईएनएस तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे? यानी कि इन्होंने शामिल कर दिया है, इन्होंने रूस में जाकर के आईएनएस तुसील को शामिल किया है भारतीय नौसेना में। भारत का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कितना हो गया है? 239.3 मिलियन टन्स। भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2028 तक के लिए। भारत ने किस संधि के अंतिम अधिनियम पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो रियाद डिजाइन कानून संधि पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। और किस देश ने खाद्य विषाक्तता को लेकर के यानी फूड पॉइजनिंग को लेकर के राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बांग्लादेश बताया हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।